बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ाइनली हम बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना ने भी हलफ उठा लिया, वहाँ के भी मामला चल रहे हैं। तो वफाक के मामला तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उस पर बात नहीं करते। लेकिन आमिर महबूब साहब, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बड़ी डेप्थ में हमेशा जो है ना इस पर एनालिसिस देते भी रहते हैं। आमिर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और दो ही हमने इनके साथ सवाल रखने। एक तो आज यानी जो काबीना ने हलफ उठाया है, कौन से लोग नए आए हैं, कौन से ड्राप हुए हैं, और जो लोग ड्राप हुए हैं उनको क्या कहा गया है, तो और क्या सरदार तनवीर इलियास साहब अभी तक कामयाब रहे हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे? नवीद साहब, एक तो मैं ये समझता हूँ कि तनवीर इलियास साहब ने अभी तक जिस तरह बतौर वज़ीर-ए-आज़म प्ले किया है वो बड़ा ही शानदार है। और तनवीर इलियास साहब जो हैं वो बिल्कुल जो है वो एक अच्छे सियासतदान की तरह अपना काम कर रहे हैं। और जितनी अभी तक उन्होंने एडजस्टमेंट्स की हैं वो भी लाजवाब की हैं। और इस तरह काबीना का ये जो मरहला था जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार थे लोग, और ये कहा जा रहा था कि ग्रुपिंग है, और ख़ास तौर पे 10 वज़रा ने कुरान पाक के ऊपर हल्फ लिया हुआ था कि वो अगर उन्हें उनमें से वज़ीर ना बनाए गए तो वो कोई भी वज़ीर नहीं रहेगा और हल्फ नहीं उठाएगा। इसी तरह जो है अगला जो मरहला था, कल परसों 2 दिन पहले ये हुआ कि 8 लोग जो दूसरे ग्रुप के थे तनवीर इलियास साहब के ग्रुप के, तो उन्होंने भी आपस में को ओछोत ले लिया मेरी इत्तला के मुताबिक कि हमारे साथ भी ज़्यादती ना की जाए। तो असल मामला ये था कि सियालकोट से मुंतखब मेंबर असम्बली जो गुजरांवाला से और सियालकोट के हल्के से चोई मकबूल साहब, और गुजरात के हल्के से मुंतखब मेंबर असम्बली जो थे चोई अकबर इब्राहिम साहब, उनकी एडजस्टमेंट का इशू था। तो उसे जो है वो हल कर लिया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना में वज़ीर-ए-आज़म साहब सदर आज़ाद कश्मीर बैसर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे यासर सुल्तान साहब को भी काबीना का हिस्सा बनाया गया है। चौधरी मकबूल गुजर साहब को भी काबीना का हिस्सा बनाया गया, और जो अकबर इब्राहिम साहब को भी काबीना का हिस्सा बना लिया गया। इसके ये मुमकिन कैसे हुआ? एक तो तनवीर इलियास साहब खुद सीनियर वज़ीर थे आज़ाद कश्मीर की काबीना में, क़य्यूम नियाज़ी साहब की कैबिनेट में। एक तो उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से उनकी जगह खाली हुई थी। एक तनवीर इलियास साहब की जो सगी चची हैं सगीर चुगताई साहब की अहलिया मोहतरमा बेगम शाहिदा सगीर साहिबा, उन्हें ड्रॉप किया गया है। और बुज़ुर्ग सियासतदान और पलंदरी से मेंबर कानून साज़ असम्बली और वज़ीर जो थे पहले बहबूद आबादी के सरदार मोहम्मद हुसैन साहब, उन्होंने रात को जब ये बहुत ज़्यादा डेडलॉक हो गया तो रात के आखिरी पैर में कुछ दोस्तों ने और ईवान सदर में मौजूद कुछ दोस्तों ने भी कोशिशें की, और गंडापुर साहब ने भी कोशिश की, और उसकी कोशिशें जो हैं वो बारावर साबित हुई। और सरदार मोहम्मद हुसैन साहब ने रात गए जो है वो ख़ुद जो है वो कुर्बानी देते हुए ये कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, वो राज़ी हो गए। तो उनको राज़ी करके इस तरह ये जो काबीना की तश्कील का मरहला था ये फ़ाहम तफ़हीम के साथ तय पा गया है। और बज़ाहिर यही दिखाई देता है कि आज रात को या कल तक इनके पोर्टफोलियोज़ अनाउंस हो जाएंगे, और वो पोर्टफोलियोज़ भी तकरीबन वही होंगे जो पहले इन लोगों के पास थे। हमारी इत्तला के मुताबिक यासर सुल्तान को जो है वो पोर्टफोलियोज़ दिए जाएंगे तनवीर इलियास साहब वाले, और इसी तरह अकबर टूरिज्म और प्लानिंग, टूरिज़म और हाउसिंग। और इसी तरह अकबर इब्राहिम साहब क्योंकि पहले भी वज़ीर मशीर थे, उनके पास पहले से पोर्टफोलियोज़ मौजूद थे। और इसी तरह चौधरी मकबूल साहब पहले से एडवाइज़र थे, उनके पास भी 5-7 अच्छे महकमे थे बतौर मशीर। तो ये 3 लोगों की जगह पे तनवीर इलियास साहब की जगह, सरदार मोहम्मद हुसैन साहब की जगह, और मोहतरमा शाहिदा सगीर साहिबा की जगह चौधरी यासर सुल्तान, चौधरी मकबूल और चौधरी अकबर इब्राहिम ने वो किया है। और अहम बात यह है कि इसमें क्योंकि अकबर इब्राहिम साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से, जब से तनवीर इलियास साहब ने अपना एक ग्रुप इस्टेब्लिश किया था, तनवीर अपना क़य्यूम नियाज़ी साहब की हुकूमत बनते ही और अदम ताउन का ऐलान किया था, तो तब से लेके आखिरी वक्त तक अकबर इब्राहिम साहब जो हैं वो तैयार थे, उनके साथ रहे। और दूसरी तरफ जो है एक जो ग्रुप था दूसरे दोस्तों का, वो पूरी तरह वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल कर रहा था कि वो हल्फ नहीं उठाएंगे। तो ये मामला फ़ाहम तफ़हीम से हल होना जो है वो तनवीर इलियास साहब की मैं समझता हूँ कि बड़ी ही कामयाबी है। बिल्कुल सही। और हुकूमत के लिए जो है ये नेक शगुन साबित होगा। नेक्स्ट अगर हम ओवरऑल देखें, आज भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। कल हमें देखने में नज़र आई कि गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ इस तरह की बातें आई, और आज बनी गाला में बड़ी अहम 3 वज़रा को बुलाकर खान साहब से मीटिंग की जो है ना वो की गई। वहाँ पर भी कोई कहा जा रहा है कि विद इन दी पार्टी कोई चीज़ मूव करने की उसमें है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि कमर ज़मान कायरा साहब जब से गिलगित और कश्मीर उमूर को देख रहे हैं, उन्होंने भी डिमांड की है कि उनको किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना की जाए, तो वो कश्मीर और गिलगित दोनों तरफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकते हैं।
तो आप समझते हैं कि बेशक सरदार तनवीर इलियास साहब कामयाब तो हुए हैं, लेकिन वफाक में, यानी इससे पहले तारीख में तो आपने देखा होगा कि वफाक की अगर गवर्नमेंट इस टाइम पीपल्स पार्टी या नून लीग की है और कश्मीर और गिलगित में अगर हुकूमत पीटीआई की है, तो कब तक आप देखते हैं कि ये चल पाएगी, डेवलपमेंट कैसे होगी? नवीद साहब, ये जो अदम एतमाद कामयाब हो गई क्यूम न्याजी साहब के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को मौका नहीं मिला, उसमें जो सबसे अहम बात थी वो दो बातें बहुत ही अहम थी। एक तो मैंने आपको बताया था कि क्यूम न्याजी साहब अपने ख़िलाफ़ खुद अदम एतमाद लाए हैं किस्म के, और उनकी पार्टी भी उन्हीं के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आई और वो ख़ुद ही अपने किए के रिस्पॉन्सिबल थे, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुई। दूसरी जो अहम बात थी उसकी वो टाइमिंग थी। मैं ये समझता हूँ कि वो जो टाइमिंग थी अदम एतमाद की, वो एक ऐसी टाइमिंग थी कि जिसको उसकी कैलकुलेशन ऐसी थी कि उसे नाकाम बनाना मुमकिन नहीं रहा था। जितनी देर में वो अदम एतमाद करके अपने मेम्बरान जो हैं वो इकट्ठे करके ले गए थे, उन्होंने अपने मेम्बरान संभाल लिए थे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोगों के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोग के लोगों के लिए उनकी एक्सेस का इशू था। अब क्योंकि मेम्बरान असम्बली जो हैं वो आज़ाद हो चुके हैं और उसके बाद काबीना बन गया, तो मेरा ये ख्याल है कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब अगर चाहें तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत टॉपल करना कमरुज़्ज़मान कायरा के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि एक तो उनका ज़ाती बहुत सारे रिश्ते हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासत में लोगों को और मुख्तलिफ ट्राइब्स को और मुख्तलिफ धड़ों को मुतमिन रखना जो है वो खासा मुश्किल काम है। आईजी और यो अपना चीफ सेक्रेटरी, उसका मामला क्या हुआ कि आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि शायद ये अच्छी बात है। एक तो ये बात है कि ये जो पाकिस्तान से आए हुए अफसरान होते हैं, इन्हें फौरी तौर पे अगर लगाने से एक तो ये तासर जाता है कि शायद वफाक जो है वो मुदाखलत कर रहा है। दूसरी ये बात है कि जो मुलाजमीन होते हैं, जो अफसरान होते हैं, वो कोई इमरान खान के या नवाज शरीफ के या आसिफ जरदारी के ज़ाती मुलाजमीन नहीं होते, वो स्टेट के मुलाजमीन होते हैं, तो वो स्टेट के साथ ही चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त क्यूम न्याजी साहब हुकूमत चला रहे थे। आखिरी दिनों में जब वो इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन पे बार बार चीफ सेक्रेटरी ने एतराज़ लगाया 3 बार और क्यूम न्याजी साहब ने 3 बार उसे ओवर रूल करके इन्वेस्टमेंट बोर्ड आज़ाद कश्मीर का चेयरमैन लगाया, जिनका बड़ा चर्चा हुआ बाद में इमरान खान और लेन देन के मामलात की बातें भी उस वक्त उसके ऊपर वो लगाए, एक दूसरे के ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगाते रहे। तो उसके बाद जो है क्यूम न्याजी साहब के और चीफ सेक्रेटरी साहब के भी इख्तलाफात हो गए थे। इसी तरह जो है आईजी जो हैं वो प्रोफेशनल ऑफिसर थे, लेकिन उनका ये इशू था कि आज़ाद कश्मीर में बेशुमार जो अफसरान हैं, ख़ासतौर पर जो एडिशनल आईजी हैं हमारे फ़हीम अब्बासी साहब, वो कहते हैं शायद को उनसे 10 बैच जो फ़हीम अब्बासी साहब बताते हैं कि ये जो आईजी है वो उनसे शायद को 10 बैच जो है वो जूनियर है। तो इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर लिया जाएगा। ये जो अभी तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तब्दील नहीं किया गया, ये बेसिकली जो है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की ही हिकमत अमली है, वो बेहतर और बेहतरीन तलाश कर रहे हैं। दूसरी ये बात है कि मेरे पास ये इतला थी कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान जो पाकिस्तान में जिस तरह तकसीम कार है वजारतों की, आइनी ओहदों की, इसी तरह उनका ये ख्याल था कि शायद चीफ सेक्रेटरी या आईजी में से एक पीपल पार्टी का लग जाए और एक मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी का लग जाए, तो वो इधर भी कोई बंदर बांट करना चाह रहे हैं। तो ये इशू है। दूसरी ये बात है कि अब ये देखना पड़ेगा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो आगे से रिस्पांस कैसे करती है। अगर तनवीर इलियास साहब तगड़े वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर रिस्पांस करते हैं तो ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि आज़ाद कश्मीर में मनपसंद जो है वो अफसरान की तैनाती। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है कि 15वीं तरमीम कहा जा रहा है कि जनाब जिन लोगों को ड्रॉप किया गया तो उनको शायद 15वीं तरमीम के बाद शामिल, लेकिन क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर सरदार तनवीर इलियास को सपोर्ट करती है इस 15वीं तरमीम में, तो फिर तो डेफिनेटली ये तासर दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग आज पहले चौधरी अखलाक साहब और ख्वाजा फारूक साहब ने हल्फ उठाया था वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब के साथ उसी तकरीब में, आज 14 लोगों ने हल्फ उठा लिया। ये 16 लोग जो हैं, ये 16 ही लोग आज़ाद कश्मीर में वज़ीर बन सकते हैं। 2 लोग जो हैं मशीर होंगे और 2 लोग जो हैं मामले ख़ुसूसी होंगे, जिन्हें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और 2 एडवाइज़र। ये 20 लोग ही काबीना का हिस्सा बन सकते हैं जो 13वीं तरमीम के बाद। अब इशू ये है कि ये बेसिकली एक झांसा था इमरान असम्बली को कि आपको हम वज़ीर बनाएंगे और 15वीं तरमीम लाएंगे। देखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सरेआम जो है वो इमरान असम्बली पीपल पार्टी के किसी हुकूमत से पैसे लेके या कोई स्कीमें लेके या कोई और लालच लेके वो सरेआम जो है वो
तनवीर लियाज़ साहब को वोट करें और इस बात की इजाज़त दे दी जाए कि तनवीर लियाज़ साहब आज़ाद कश्मीर में 32 के 32 अरकान को पोर्टफोलियोज़ दे दें, झंडियाँ दे दें और 4.5 साल तक हुकूमत करते रहें और नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब और इनकी पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो हाथ मिलती रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं, ये एक सियासी झांसा था और क्योंकि उसके हवाले से ये जो भी मेम्बरान असम्बली कह रहे थे कि वज़ीर बनाना आपको, तो वो कहते थे बस अगले महीने 2 महीने बाद ये अदम आ जाएगी 15वीं तरमीम और उसके बाद बनाएंगे। तनवीर लियाज़ साहब ने ये काम अभी शुरू किया है, 8 महीने जो 7 महीने गुजारे हैं क़य्यूम नियाज़ी साहब ने, वो भी इस 15वीं तरमीम की ही आस में गुजारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद फिजिबल नहीं होगा। जो लोग वज़ीर बन गए हैं वो रहेंगे, जो नहीं बन सके वो अब कंटिन्यूसली शायद बाहर ही रहेंगे या उन्हें एक कोई नई डील या नई अदम-ए-एतमाद लानी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा, एक बात ये हो रही है कि ये सरदार तनवीर लियाज़ साहब का जो दौर होगा वो छोटी ईद से बड़ी ईद के दरमियान तक होगा, उसके बाद शायद कोई सरप्राइज़ आए। देखिए अदम-ए-एतमाद का तो अगर ये अदम-ए-एतमाद क़य्यूम नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ नाकाम हो जाती तो फिर क़य्यूम नियाज़ी साहब आइनी तौर पर 6 माह तक वज़ीर-ए-आज़म रह सकते थे। ठीक है, अभी क्योंकि ये है कि अब तनवीर लियाज़ साहब के ख़िलाफ़ अदम-ए-एतमाद कल भी पेश हो सकती है, ईद के बाद भी पेश हो सकती है और लेट भी पेश हो सकती है। एक हिकमत अमली जिसकी तरफ मैंने पहले भी आपको इंडिकेट किया था वो ये हो सकता है कि तनवीर लियाज़ साहब इसी तरह का एक और वो करें, एपिसोड करें और ख़ुद ही अपने खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक लाएँ और सक्सेसर का नाम किसी का दे के वो खुद उसे नाकाम कर दें, तो फिर 6 माह तक जो है वो आइनी एतबार से तनवीर लियाज़ साहब वज़ीर-ए-आज़म रह सकते हैं। अदरवाइज तनवीर लियाज़ साहब के सर पे ये तलवार लटकती रहेगी। बज़ाहिर अच्छा परफॉर्म करने और अच्छा वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की जो तलवार है वो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत के सर के ऊपर हर वक्त लटकती रहेगी। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब आपका। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक तरफ हम वफाकी हुकूमत की बात करें, वहाँ पर भी आइनी बहरान का सामना है, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया कि गिलगित बल्तिस्तान के भी 3 वज़रा की आज अहम मुलाकात बनीगाला में थी और वहाँ पर भी कोई बताया जा रहा है कि सरप्राइज़ होने जा रहा है, लेकिन क्योंकि आखिरी दिन है उसके बाद कहा जा रहा है कि ईद के बाद प्रॉपर वर्किंग होगी। अभी वफाकी हुकूमत की भी कुछ अहम रहनुमा सऊदी अरब का दौरा करेंगे, उसके बाद आने के बाद जो है बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। आने के बाद